बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम दार्शनिक शासक की अवधारणा का विवेचन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का संपूर्ण बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में दी है। कल मैंने आपको बताया था कि दार्शनिक शासक वह व्यक्ति होता है जो कि सारी मोह माया से मुक्त होता है। तो प्लेटो ने दार्शनिक शासक को सर्वोच्चम दर्जा दिया है और ये कहा है कि कोई भी राज्यों के कष्ट तब तक समाप्त नहीं हो सकते जब तक कि राजा दार्शनिक नहीं हो जाता, क्योंकि उस समय एथेंस और स्पार्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में एक ऐसी स्थिति की छाप प्लेटो के ऊपर पड़ी कि उसका ये मानना था कि विवेक युक्त व्यक्ति ही शासक होना चाहिए। तो बच्चों, दार्शनिक शासक वह व्यक्ति है जिसमें विवेक का तत्व प्रधान होता है, जिसके पास न संपत्ति होती है न परिवार होता है। इस संदर्भ में हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है, फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की मौलिक अवधारणा दार्शनिक शासक की अवधारणा है। दूसरा पॉइंट, प्लेटो के अनुसार नगर राज्यों में जब तक कष्टों का निवारण नहीं हो सकता जब तक कि राजा दार्शनिक नहीं हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, प्लेटो का दार्शनिक शासक राज्य के हित में और अपने हितों में तालमेल स्थापित करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दार्शनिक शासक के अपने कोई हित नहीं होते हैं, वो सार्वजनिक हित की बात करता है और उसका ये प्रयास होता है कि वो सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखे। तो निजी हितों की पूर्ति करना उसके लिए संभव नहीं है और न उसके कोई निजी हित होते हैं। तो संपूर्ण समुदाय के हितों की बात दार्शनिक शासक करता है। फोर्थ पॉइंट है, दार्शनिक शासक सत्य का अन्वेषक होता है, क्योंकि उसको शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से शिक्षा दी जाती है कि वो हमेशा सत्य की खोज में लगा रहे, क्योंकि उसकी शिक्षा योजना 30-35 वर्ष के बाद भी निरंतर चलती रहती है क्योंकि वो सत्य की खोज करता है। तो दार्शनिक शासक विवेक की पराकाष्ठा वाला व्यक्ति है। वो सारी समस्याओं को देखता है, क्या सही है क्या गलत है, सारे जो वर्ग हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये क्या सही है, इनको क्या दंड दिया जाए, ये सारा निर्णय दार्शनिक शासक का होता है। चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस, जिसका नाम आपने सुना होगा। उसने भी यही कहा कि दार्शनिक शासक के शासन में कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दार्शनिक शासक स्वयं ही इतना योग्य व्यक्ति है कि वो किसी भी कानून की परिधि में नहीं आ सकता। और वही चीज़ प्लेटो ने भी मानी है कि दार्शनिक शासक एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके ऊपर किसी भी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दार्शनिक शासक पर न तो कानून का नियंत्रण होता है, न परंपराओं का नियंत्रण होता है और न ही किसी तरीके से जनमत का नियंत्रण होता है। तो ये संपूर्ण नियंत्रणों से मुक्त है। लेकिन इसके ऊपर प्लेटो ने ये मनमानी नहीं करे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने दार्शनिक शासक के लिए साम्यवाद की योजना रखी है कि उन्हें तो परिवार रखेगा और न संपत्ति रखेगा, क्योंकि परिवार और संपत्ति दोनों निजी हितों को बढ़ावा देती हैं। तो ऐसे में दार्शनिक शासक के पास यदि परिवार और संपत्ति होगी तो वो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इससे उसने उसको वंचित रखा है और ऐसी कई व्यवस्थाएं प्लेटो ने करी हैं जिससे कि दार्शनिक शासक निरंकुश नहीं हो जाए। पहली व्यवस्था ये करी है कि दार्शनिक शासक इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसके राज्य में धन और संपत्ति की असमानता नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक वर्ग तो उच्च हो जाए एक वर्ग निम्न हो जाए। और इसीलिए दार्शनिक शासक पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा कि संपत्ति की कहीं पर भी असमानता नहीं हो। दूसरा, दार्शनिक शासक जो है वो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा, है ना। तीसरा पॉइंट है, न्याय की स्थापना करने का दायित्व भी दार्शनिक शासक के ऊपर है। उसका प्रयास ये रहेगा कि न्याय व्यवस्था सही ढंग से संचालित हो। न्याय क्या है बच्चों? कल मैंने बताया था कि हर वर्ग अपने क्षेत्र में कार्य करेगा, दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जब प्लेटो का आदर्श राज्य की क्रियान्विति तभी संभव है जब न्याय व्यवस्था सही ढंग से संचालित होगी। फोर्थ है, राज्य का आधार उतना ही हो जिसमें कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर जीवन जी सके। न तो राज्य का आकार बड़ा होना चाहिए और न ही राज्य का आकार छोटा होना चाहिए। एक मध्यम मार्गी था प्लेटो और अरस्तु भी मध्यम मार्गी रहा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एक सीमित दृष्टिकोण की बात करते हैं, ये एक संतोषीपूर्ण जो जीवन है उसकी बात करते हैं दोनों।
इसकी अब हम ये तो दार्शनिक शासक की अवधारणा हो गई। तो कुल मिलाकर ये प्रशासन का समस्त कार्य दार्शनिक शासक के हाथ में है। अब कई आलोचकों ने इसकी आलोचना भी करी, क्योंकि बच्चों हर तथ्य के, हर विवेचन के दो पहलू होते हैं, एक तो पक्ष में और एक विपक्ष में। तो आलोचना में सबसे पहली आलोचना यह है कि दार्शनिक शासक की अवधारणा निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त करती है। आलोचक कहते हैं कि दार्शनिक शासक के ऊपर प्लेटो ने किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखा। तो ऐसा लगता है कि दार्शनिक शासक की अवधारणा सर्वाधिकारवाद की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी सारी शक्तियाँ शासक के हाथ में है, प्रशासनिक शक्ति। दूसरी आलोचना है नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेकानंद आलोचकों का मानना है कि दार्शनिक शासक की अवधारणा में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत हो गया। उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। दार्शनिक शासक ही जो कहेगा वही वो करेंगे, और स्वविवेक यानी अपने विवेक के आधार पर वो निर्णय नहीं ले सकते। तीसरी आलोचना है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना। यदि वर्तमान में हम कहें तो ये लागू नहीं हो सकती दार्शनिक शासक की अवधारणा, क्योंकि आज लोकतंत्र का युग है। इसमें प्रजातंत्र के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। कहीं पर भी जनता के हाथ में शक्ति या सत्ता सौंपने की बात नहीं करी है। फोर्थ है प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध। दार्शनिक शासक की अवधारणा प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध करती है। तो बच्चों, ये आज हमने डिस्कस किया कि दार्शनिक शासक क्या है और उसके क्या पक्ष के तर्क हैं और क्या विपक्ष के तर्क हैं। अगली क्लास में हम प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।